मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज के दौरान आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे कि हम कह रहे हैं एन, पी और के, ये इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, यानी हाई अमाउंट के अंदर होते हैं, इसलिए हमने इसे कॉन्सेंट्रेटेड कहा है। साथ में ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब आप समझते हैं कि ये कार्बनिक खाद है। तो हम देख रहे हैं या तो ये प्लांट ओरिजिन से मिल रहा है हमें, या फिर एनिमल ओरिजिन से मिल रहा है। अब प्लांट में से जो मिल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, उन्हें हम एक तरह से कहते हैं ऑयल केक्स, या यूं याद रख सकते हैं कि यहाँ जो ऑयल केक लिखा है वही एक तरह का प्लांट ओरिजिन से निकलने वाला कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। बाकी बचे हुए एग्जांपल्स जैसे कि बोन मील, ब्लड मील, मीट मील, फिश मील, साथ में स्लॉटर हाउस वेस्ट, हूफ एंड हॉर्न मील, वूल एंड सिल्क वॉर्म वेस्ट, और साथ में प्रेस मड, तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक तरह से एनिमल रेजिड्यू से मिल रहे हैं। इसमें से प्रेस मड को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि प्रेस मड तो अल्टीमेटली जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से मिलता है। खैर बाकी जितने भी जो है बोन मील वगैरह जो आप समझते ही हैं कि ये एनिमल ओरिजिन से मिल रहे हैं हमें, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अच्छे एग्जांपल्स हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहले बात हम कर रहे हैं ऑयल केक्स के बारे में। ऑयल केक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि हम देख रहे हैं जो भी सीड्स हैं, प्लांट से मिलने वाले सीड जिनमें से ऑयल निकाला जा सकता है, वो ऑयल चाहे वो एडिबल हो चाहे वो नॉन एडिबल हो, उसे निकाल लेने के बाद जो हमारे को सब्सटेंस मिलेगा, ड्राई मैटर मिलेगा, उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑयल केक्स कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये ऑयल केक्स जो है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात हम ये याद रखते हैं कि इनका CN रेशियो जो है वो 3:5:1 होता है, यानी 3 से 5:1 होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं CN रेशियो है वो कम है। तो अगर हम ये जो ऑयल केक्स हैं उसका पाउडर बना के प्लांट्स को अवेलेबल कराएं तो वो अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। कितना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि हम जब ऑयल केक्स को अवेलेबल कराएंगे तो उसमें से 50 to 80% जो है 2 से 3 महीने में ही प्लांट को अवेलेबल हो सकता है। कितना बोला मैंने? 50 to 80%। देखिए लगभग जितने भी हम देख रहे हैं ऑयल केक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 to 3 मंथ्स के अंदर कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिशन अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन लिखा है मैंने। एक्सेप्शन है महुआ। महुआ जो है वो क्या नहीं करता, जल्दी से अपना न्यूट्रिएंट कंटेंट अवेलेबल नहीं करा पाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सेपोनिन के होने की वजह से हम देख रहे हैं जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता और जल्दी से प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द ऑयल केक्स जो है वो 2 से 3 मंथ के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट को, उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट डिकम्पोज होकर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन महुआ इसका एक्सेप्शन है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ लिखिए, इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। जनरली नाइट्रोजन अवेलेबल इन 2 to 3 मंथ, लेकिन एक्सेप्शन आपको मैंने बता ही दिया। लिमिटेशंस भी लिखी है ऑयल केक्स की। ऑयल केक्स को डिकम्पोज होने के लिए हम देखते हैं मॉइस्चर की जरूरत होती है। जब मॉइस्चर की जरूरत होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो यूज है वो लिमिटेड है इरिगेटेड क्रॉप्स के अंदर। इरिगेटेड क्रॉप्स में हम इसे अवेलेबल करा सकते हैं और साथ में हाई रेनफॉल एरियाज जो होते हैं वहां इसे अवेलेबल कराया जा सकता है। तो एक लिमिटेशन के रूप में भी इसे याद रखिएगा। अब ऑयल केक्स 2 तरह के होते हैं, ये बात आप जानते होंगे कि इसे हम ईडिएबल और नॉन ईडिएबल के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। ईडिएबल वो है जो आप खा सकते हैं या मैं खा सकता हूँ? अरे नहीं भाई, ईडिएबल वो है जो हम देखते हैं कैटल्स की फीडिंग के लिए काम में ली जा सकते हैं, कैटल्स को फीड कराए जा सकते हैं। नॉन ईडिएबल जो कैटल्स को फीड नहीं कराए जा सकते। क्यों नहीं कराए जा सकते? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक या हम कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कैटल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उन्हें वो हम ईडिएबल फॉर्म में नहीं दे सकते। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं ईडिएबल एंड नॉन ईडिएबल। ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आप जानते हो, लेकिन इनके रिलेटेड एग्जांपल्स और उनके अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है उन्हें याद रखना जरूरी है। अब फोकस करिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का कंटेंट ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम का परसेंटेज कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन बहुत कम होता है और एग्जामिनेशन में जनरली नाइट्रोजन परसेंटेज ही हमसे पूछा जाता है। किसका? ऑयल केक्स का। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह है कि हमें नाइट्रोजन परसेंटेज अच्छे से याद होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ऑयल केक्स को हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स के रूप में कंसिडर करते हैं। क्या बोला? लिख लीजिए, ऑयल केक्स को जनरली हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स के रूप में कंसिडर करते हैं। कितना होता है नाइट्रोजन, याद कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला सेल्फ फ्लावर। सेल्फ फ्लावर जो है वो डिकॉर्टिकोटेड होंगे, तब उसके अंदर वो 7.9% नाइट्रोजन होगी। अब डिकॉर्टिकोटेड का मतलब आप समझते होंगे कि जो सैफफ्लावर की सीड्स हैं उनका अगर छिलका
हटा दिया जाए, डिकोटिकोटेड कर दिया जाए, यानी उनका छिलका हटा, है ना, कोट एक तरह से मतलब उसका छिलका, हस्क वगैरह जो हम कहते हैं, वो अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद जो हमें सीड मिल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं 7.9% नाइट्रोजन मिल सकता है। तो सैफफ्लावर को जरूर याद रखिए। और मैंने जो भी आपको यहाँ लिख के दिखाए हैं वो एक तरह के सीक्वेंस में मैंने दिखाए हैं, तो ये सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसके अंदर आपको अगर सीक्वेंस चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो आपको वहाँ क्वेश्चन मिल सकता है। तो उसे याद कर लीजिएगा अच्छे से कि ग्राउंड नट में 7.9% है, 7.3% है सॉरी, तो वहाँ 7.9, यहाँ 7.3, कॉटन सीड में 6.4, सीसैम में 6.2, रेप सीड या मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं वहाँ 5.2, लिनसीड में 4.9, कोकोनट में 3। देख पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। इनका सीक्वेंस भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ज़रूरी है। अब हम देखते हैं जो दूसरे हैं नॉन एडिएबल। नॉन एडिएबल में आता है पहला नीम, नाम तो सुना ही है आपने। जो ये नीम है उसके अंदर नाइट्रोजन 5.2% तक देखी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नीम जो है उसके तो अदर और भी फायदे होते हैं, वो फायदे मैं आपको सामने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करूंगा, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। आप जानते हैं कि नीम के अंदर एंटी पेस्टिसाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं पेस्ट वगैरह को दूर भगाने में भी काम आ सकता है। तो एक तरह से फर्टिलाइजर का काम भी कर रहा है, एक तरह से पेस्टिसाइड का भी काम कर रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ओर सैफफ्लावर फिर लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है ब्रैकेट में अनडिकोटिकोटेड, अन मतलब छिलका नहीं हटाएंगे, तो उस कंडीशन में 4.9% नाइट्रोजन देखी जाएगी। कैस्टर जो है उसके लिए 4.3 है। करंज और कॉटन सीड दोनों का सेम होता है, इसलिए लाइन में लिख दिया मैंने। कॉटन सीड वो भी अनडिकोटिकोटेड, है ना, ये वाली चीज़ है। तो वैसे हम कह रहे हैं 3.9%, और महुआ जो है वो 2.5 पर, मतलब कम, महुआ में तो कम ही है। लेकिन इन सारों की नाइट्रोजन कंटेंट फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ना, ऑयल केक्स, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऑयल केक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट स्लाइड में बचे भी जो बोन मील, ब्रेड मील वगैरह है, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करते आ चुके हैं। अगर आप ICAR, JRF की एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन जिसमें सॉइल साइंस मेंशन है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम रियली श्योर कि आपके लिए वो सॉइल साइंस की ये कंप्लीट वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एनिमल ओरिजिन से मिलने वाले कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रेस मड है इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्रेस मड तो हम देख रहे हैं शुगर इंडस्ट्री से मिलता है, तो एक तरह से प्लांट ओरिजिन का ही हो गया। बाकी सभी जो है वो एनिमल ओरिजिन वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है बोन मील, या जैसे इस तरह से भी लिखा जाता है बोन्स और बोन मील। तो ये बोन मील मतलब जो बोन्स हम देख रहे हैं कैटल्स या कोई भी एनिमल से मिल रही हैं, उन्हें क्रश कर दिया जाएगा और साथ में उसकी पाउडर्ड फॉर्म बना के हम उसे यूज करेंगे। बोन मील जो है उसके अंदर मेनली एपिटाइट है। एपिटाइट आप समझते ही हैं कि बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं CA3PO4 का हॉल्ट वाइज या एपिटाइट फॉर्म या कैल्शियम फॉस्फेट वाली फॉर्म के रूप में फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। याद रहेगी ये बात कि ये काय का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बोन मील, तो हम देख रहे हैं फॉस्फोरस का, तो एक तरह से फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हो गया। तो हम कह रहे हैं बोन मील्स आर स्लो एक्टिंग मतलब अगर हम अप्लाई करेंगे सॉइल में तो ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो ये स्लो एक्टिंग है। ऑर्गेनिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसे जरूर याद रखें, ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल क्यों? कि उसके अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम उसे बेसिक कैटाइंस देंगे। बेसिक कैटाइन जैसे कि कैल्शियम, जो कि किस में अवेलेबल है, हमारे बोन मील में। तो कह रहे हैं इसका मतलब कि वो एसिड सॉइल्स के अंदर यूज किया जा सकता है और सॉइल्स रिच इन दी Fe2O3 और Al2O3 या SQ ऑक्साइड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये SQ ऑक्साइड्स किस फॉर्म में होते हैं, किस सॉइल में ज़्यादा होते हैं? एसिडिक सॉइल में ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ इस बोन मील का इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर बोन मील, ब्लड मील वगैरह ये जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक या FIM वगैरह है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हद से हद फर्टिलाइजर्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं उनके बारे में, मतलब उनके यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। खैर, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए हमारे को कि क्या क्या है इस दुनिया में जो काम में दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं रॉ बोन मील और स्टीम बोन मील, इनमें क्या फ़र्क है? जो बोन मील होती है उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। अब फैट की लेयर होती है तो इसलिए उसका डिकम्पोजिशन जल्दी से नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में उसे हम रॉ बोन मील कहेंगे। लेकिन जब उसके हम स्टीम का ट्रीटमेंट करें, स्टीम मतलब भाप का अगर उस पर ट्रीटमेंट करें, तो उसके ऊपर से फैट की लेयर हट सकती है।
अब वो फैट की लेयर जब हट जाएगी तब उस कंडीशन में उसे हम स्टीम्ड बोन मील कहेंगे, जो कि इजीली डिकम्पोज हो सकता है या जल्दी डिकम्पोज हो सकता है एज कम्पेयर टू द रॉ बोन मील, है ना। तो इनमें फॉस्फोरस का कंटेंट याद रखना जरूरी है क्योंकि एक तरह का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। तो रॉ बोन मील में 20% तक P2O5 है, जबकि स्टीम में कितना है 22% P2O5 है, याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखते हैं हम, रॉ बोन मील में 8% सिट्रेट सोल्यूबल P2O5 है और जबकि इसमें 16% सिट्रेट सोल्यूबल क्या है P2O5 है। तो इन सारे के अंदर आप बोन मील को अच्छे से याद रखें, इनके परसेंटेज हो सकता है आपसे ना पूछने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ब्लड मील या जैसे ड्राइड ब्लड कह सकते हैं, ब्लड को अभी जो ड्राइड फॉर्म है उसका पाउडर फॉर्म जो है उसमें N नाइट्रोजन होता है 10 to 12%, P2O5 होता है 1 to 2% ओनली और K2O जो है 0.6 से 0.8, यानी मेन तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में देख सकते हैं। मीट मील के अंदर भी मीट को ड्राई करके हम देख सकते हैं उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है 10 to 11% है, ये 2 to 2.5% है, 0.7 to 1% K2O है। फिश मील जो है वो में नाइट्रोजन कितना है 5 to 8%, P2O5 में 3 to 8%, K2O 0.3 to 1%। इसे देख के आपको रीड करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। ग्वेनो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है। पहली बात तो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता ग्वेनो। होता क्या है, तो ये हम देखते हैं ड्राइड एक्सक्रीटा ऑफ सी बर्ड। सी बर्ड जो है, सी समुद्र के पास जो बर्ड्स वगैरह हैं उनकी जो हम देख रहे हैं एक्सक्रीटा है, उसको हम कहते हैं ग्वेनो। अब ग्वेनो को कंफ्यूज मत कर लेना किसके साथ, पोल्ट्री फॉर्म के साथ। पोल्ट्री और जो हमने शीप मैन्योर जो कहेंगे हम, पोल्ट्री एंड शीप मैन्योर, वो जो है बल्कि मैन्योर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। याद रखना, नाइट सॉइल ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, तो नाइट सॉइल, पोल्ट्री और शीप वो किस में आ रहे हैं, बल्कि मैन्योर में आ रहे हैं। लेकिन या गोट एंड शीप वो सारी चीजें, चार जो नाम बोले मैंने, नाइट सॉइल, गोट एंड शीप और चौथा मैंने एक और कौन सा बोल दिया, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री मतलब मुर्गियों वगैरह के जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट, उन्हें हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में कंसिडर करते हैं। जबकि ये जो ग्वेनो है इसे कंसंट्रेटेड में कहा गया है। कंसंट्रेटेड कितना, तो P2O5 उसमें कितना है, लगभग 11 to 14% है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें P2O5 11 to 14% है, नाइट्रोजन 7 to 8% है, पोटेशियम 2 to 3% है। हूफ एंड हॉर्न, हूफ का मतलब समझते हैं, गायों के जो खुर होते हैं उसे हूफ कह दिया जाता है। हूफ या हॉर्न जो होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, 8 to 10% है, फॉस्फोरस 3% होता है। प्रेस मड, मैंने आपको बताया कि जो शुगर केन का जो जूस है उसमें हम क्या करेंगे, जब उसका वेस्ट प्रोडक्ट हटाएंगे, उसे क्लीन करेंगे, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम प्रेस मड कह देंगे। उसको एक तरह से फिल्टर केक भी कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन 1 to 1.5% कम ही है, फॉस्फोरस 2 to 7%, पोटेशियम 3 to 5% होता है। तो इस तरह से कुछ हमने कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात कर ली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन, ऑयल केक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। वो मेरा फोकस इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही वही था, ऑयल केक्स के बारे में जानकारी मिले आपको, जरूरी है क्योंकि इसमें से आ सकता है क्वेश्चन बोन मील के ऊपर या ग्वेनो के ऊपर, ठीक है। अगर किस्मत बुरी हुई तो बाकी परसेंटेज भी आ जाएंगे, तो क्या याद कर सकें तो कर लीजिएगा। और हम कह रहे हैं कि इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्लज एंड सीवेज एंड स्लज, ऐसे कह सकते हैं कि जो सिटी से जो भी वेस्ट मटेरियल आता है, सिटी मतलब शहरों से जो इंडस्ट्रीज से आए, घरों से आए, जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसमें से लिक्विड फॉर्म जो है उसकी, उसे हम सीवेज कह देते हैं। सॉलिड फॉर्म जो है उसे स्लज कह देते हैं। लिक्विड फॉर्म यानी सीवेज को इरिगेशन के रूप में काम में लिया जा सकता है, जबकि स्लज जो है उसे किसके रूप में काम में लेते हैं, मैन्योर के रूप में काम में लिया जा सकता है। आफ्टर ट्रीटमेंट, उनके कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वो कंप्लीट सेपरेट टॉपिक हो सकता है। उसके अंदर हम सेडिमेंटेशन और उसकी पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज मेथड और इस तरह से कुछ मेथड्स होते हैं, उसका एक कंप्लीट वीडियो बन सकता है क्या, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा उसके जनरल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सीवेज एंड स्लज को भी काम में लेते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज आप याद रखें, क्यों काम में कम ही लिया जाएगा उससे, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल इंडस्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट आ रहा है उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे पैलेडियम या कैडमियम, निकल, क्रोमियम, इस तरह के हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारे फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हमें दिक्कतें दे सकते हैं। तो इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उससे भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में जितनी अच्छी बात कर सकते थे, जितनी इंपॉर्टेंट बातें कर सकते थे, कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जो कि है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, एंड देन आगे फर्टिलाइजर्स से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से।